Yeah, hi Devatam. Hope my audio is clear. Devatam, please let me know if my audio is clear. Yeah, it's clear. Okay, perfect. Just wait a while. I guess few people will also join, then we will start. Okay, so let's start, right? If anybody just joining, we will see if we can cope up or not, right? We can wait for 5-10 minutes. Okay, if you want, we can. No issue. What I will do, I'll quickly go through the last session, right? Because we lost recording last session. So थोड़ा सा उस पे बता के then we will take it forward. Okay, no issue. Let's start then. Okay. So first of all, welcome you all. Like welcome in this class. So आज we all are here to learn SaaS sales, and this is very much important to do. You know, sales and cause entire industry is shifting, सब कोई change हो रहा है, सारी चीजें नई जगह पे जा रही है. So anything which is coming up in nowadays trend is basically a software. कोई भी बड़े स्टार्टअप्स हो रहे होते हैं, वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर में हो रही होती है. जितने भी यूनिकॉर्न्स बन रहे हो, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं. एंटायर फोकस इज ऑन सॉफ्टवेयर नाउ, राइट नाउ.
एज अ बीइंग ऑफ नॉन टेक पीपल, जहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं आता है, हम कैसे सॉफ्टवेयर में पार्ट ले सकते हैं एंड कैसे उसको लेवरेज कर सकते हैं। तो द वे वी कैन डू आवर कंट्रीब्यूशन इन सॉफ्टवेयर इज बेसिकली बीइंग इन अ सेल्स। ये बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड एंड हाईली पेड इंडस्ट्री है अभी। एंड इसमें हम आज देखने वाले हैं, इसमें हम पूरा इस सेशन में ये पता करेंगे कि कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे एंट्री होगी, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और कैसे हमें क्या क्या नॉलेज चाहिए होगा, वो सारी चीजें इसमें रहेगी। सो इन लास्ट क्लास मैंने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, वो समहाउ मिस हो गया। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज अगेन, थोड़ा सा बहुत जल्दी मैं कर दूंगा। सो इसमें हमने सीखा था व्हाट इज सॉफ्टवेयर, history of software, history of SaaS, why SaaS is exciting, or SaaS feature is exciting, what are the benefit of SaaS and different between IaaS, PaaS and SaaS, right? So let's start with what is SaaS. So we all know that what is SaaS, software as a service. But जो मेन चीज होती है, जो इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है तीन एक्सपेक्ट किसी भी SaaS का। पहला होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सर्विस एंड तीसरा होता है यूजर। तो अब हमें इन तीनों को ब्रेक डाउन करना है कि ये तीनों है क्या। तो सॉफ्टवेयर, हम सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। और अब आता है सर्विस। सर्विस का मतलब होता है एनीथिंग, लाइक एनी वन और एनी कंपनी विच इज गिविंग सर्विसेज एंड दे आर टेकिंग मनी ऑफ बिहाफ ऑफ दैट। सो बेसिकली जब भी कोई कंपनी कोई सर्विस दे रही होती है, उसके अगेंस्ट में अगर वो पैसे ले रही हैं, ठीक है, तो उसको सर्विस कहते हैं। अब सर्विस कैसे होता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको अपने कपड़े आयरन कराने हैं या जूते पॉलिश करवाने हैं, तो आप जाओगे किसी के पास, उसको बोलोगे, वो आपको पॉलिश करके या कपड़े आयरन करके दे देगा, और उसके अगेंस्ट में आपने पे कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड सर्विस। एंड थर्ड आता है यूजर, जो यूज कर रहा होता है, जिससे वो चीजें मिल रही होती है, वो होता है यूजर, जहाँ पे यूजर्स होता है। जब हम इन तीनों को एक साथ लेके आते हैं, ये मेरा डेफिनेशन है, मैं ऐसे ही इसको देखता हूँ कि जब हम इन तीनों को एक साथ लेके आते हैं, सॉफ्टवेयर, सर्विस एंड यूजर को, तो हम एक सैस देखते हैं। अब सॉफ्टवेयर पहले भी थी, पर जिस तरीके की सर्विसेज के थ्रू दिए जा रहे हैं आज, वो नहीं थे। यूजर्स पहले भी थे, पर अभी जिस तरीके से यूजर्स आ रहे हैं, वो नहीं थे। तो जो भी लोग ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी जो सर्विस ले रहे हैं, वो एक नई तरीके से इस इंडस्ट्री में आते हैं और इस इंडस्ट्री को सैस बनाते हैं। अब एक और एग्जांपल देते हैं कि क्या हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, क्या क्या चीजें चेंज हुई है इस इंटायर जर्नी में, क्या पूरा हिस्ट्री रही है सैस का। तो बेसिकली अगर हम लेट 1980s में जाए, तो पहला इस टाइप का कंप्यूटर आया था, इस तरीके का, जहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा स्लो चीजें होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर हुआ करते थे, वो चीजें वैसे थी। उसके बाद थोड़ा एडवांस आया, अपग्रेड हुआ, लैपटॉप आने लगे 90s में। एंड देन फिर 2000 में बड़े पीसीज आने लगे, बड़े ड्राइव आने लगे, बड़े डेटा स्टोरेज सेंटर्स आने लगे। तो ये जो बड़ा डेटा स्टोरेज सेंटर है, ये बेसिकली गूगल का है, नासा का है, जहाँ पे वो सारी डेटा स्टोर करके रखते हैं। एंड देन फिर स्टोरेजेस के लिए सीडी आने लगे, 2001-2 के आसपास सीडी आने लगे। तो अगर हम हमें याद हो कि बचपन में हम अगर मूवी देख रहा होता हो या गाना होता हो, तो हम सीडी को डालते थे, या गेम खेला करते थे, तो सीडी में होता था। पर 2006 में जब AWS लॉन्च हुआ, जब amazon ने अपना क्लाउड सर्विस लॉन्च किया, तब सैस बहुत ज्यादा ही आने लगा स्कोप में, तब सैस बहुत ज्यादा लोगों के सामने आने लगा, बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करने लगे। क्योंकि क्योंकि so guys, this is not a recorded class, this is live class, and ये मैं just brief कर रहा हूँ, लास्ट जो क्लास हुआ था उसका ही थोड़ा सा brief कर ले रहा हूँ। So if you guys have any query, please feel free to raise hand, and I can answer your query, so don't worry. So लास्ट क्लास का जो मिस हो गया था सबसे, उसको मैं जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ एकदम जल्दी जल्दी में, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि लास्ट क्लास में क्या होता। और एक चीज है, क्योंकि लास्ट क्लास का वीडियो मिस हो गया था, वीडियो हमारे एडिटर से डिलीट हो गया गलती से, तो फिर उसी की वजह से मैं वापस से इसको रिवाइव कर रहा हूँ, वापस से इसको ये कर रहा हूँ। या स्वप्निल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से Hi whatever Pratik, you can have. we start again? Because I have joined late, so can start. Your voice is pretty slow, can you please repeat it? I have joined late, so can you please start again?
या सो बेसिकली मैंने सिर्फ दो तीन चीजें ही मेंशन करी थी। फर्स्ट वाज लाइक व्हाट इज सैस। तो मैं थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट बता रहा था कि सैस क्या है। तो हम लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ सैस, जहाँ पे लोग सर्विस देते हैं सॉफ्टवेयर के रूप में और उनसे जितना यूज होता है उससे के बदले पैसे ले रहे होते हैं। बट मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो होता है सॉफ्टवेयर, सर्विस एंड यूजर। सो सॉफ्टवेयर, हमें पता है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सर्विसेज का मतलब हम मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि आप किसी से भी सर्विस लेते हो और उस सर्विस के अगेंस्ट में पे करते हो। एंड यूजर जो एंड यूजर होता है। तो मेरा जो डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का वो ये है कि जिस भी प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर, सर्विस एंड यूजर आता है, इन तीनों को कंबाइन करके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बनता है। जहाँ पे सॉफ्टवेयर मिसिंग है, सर्विस एंड यूजर है, वो सैस नहीं हो सकता। जहाँ पे सॉफ्टवेयर और यूजर है पर सर्विस नहीं है, वो सैस नहीं हो सकता। जहाँ पे सॉफ्टवेयर है और सर्विस है पर कोई यूजर नहीं है, वो सैस नहीं हो सकता। तो इन तीनों को कंबाइन करने से ही एक लेम एंड लैंग्वेज अगर मैं समझाऊं आपको कि सैस क्या है तो यही है। इसके बाद में हिस्ट्री पे आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जनरेशन चेंज हुआ है और 1980s में कैसे कंप्यूटर आते थे। तो उनका स्टोरेज के लिए इतनी बड़ा पीसी चाहिए होता था, इतना पूरा ये चाहिए होता था, एक कैबिनेट चाहिए होता था। फिर उसके बाद डेटा स्टोरेज के लिए लैपटॉप आया जिसमें कम साइजेस हो गए। फिर उसके बाद बड़े आने लगे जहाँ पे नासा वासा सारे अपने डेटा रखते थे। फिर हमारे पास सीडी आने लगा। ये सैस का जो गेम चेंज हुआ है वो है 2006 2006 में जब AWS लॉन्च हुआ है। AWS ने जब लॉन्च किया अपना, उसने अपना क्लाउड लॉन्च किया जहां पे सारी चीजें वो डेटा रखता था। और AWS ने क्या किया कि ये एक सिंगल यूजर के लिए अवेलेबल करवा दिया। इसने कॉर्पोरेट को छोड़ के लोकल जो लोग हैं उनके लिए अवेलेबल करवा दिया। एंड देन उसके बाद क्लाउड आया मार्केट में एंड उनके बाद लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बोलूँ कि क्या एग्जाम्पल्स है आपके डे टू डे लाइफ में, आपने क्या एग्जाम्पल किया है, मतलब पहले क्या था और अब क्या है। तो हम सभी ने एक्सेल यूज किया है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने एक्सेल नहीं यूज किया है। और आज हम सभी ने गूगल जो शीट होती है वो भी एक्सेस किया है। तो ये चीज था। अगर आप पर्टिकुलर किसी पुराने सॉफ्टवेयर को देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर पहले से थी, उसमें क्या होता था कि आप उन सॉफ्टवेयर को अपने लोकल डेस्कटॉप या लोकल सर्वर पे होस्ट करे होते थे। एक्सेल आपके कंप्यूटर में आता था, कंप्यूटर में आप डाल के मिलता था, आपको विंडोज के साथ मिलता था एंड उसको आप यूज करते थे। उनको बार बार आपको कंट्रोल एस दबा के सेव करना पड़ता था या फाइल सेव करना पड़ता था। राइट। आपका डेटा आप ही के पास रहता था। आप किसी को शेयर करने के लिए या तो आपको मेल में अटैच करना पड़ता था, या तो पेन ड्राइव में डालना पड़ता था, या तो सीडी में डाल के उनको देना पड़ता था। गूगल शीट ने क्या किया, इसको क्लाउड पे लेके गए। वो क्लाउड पे लेके गए, वहां पे यूजर एक्सेस सबको दे दिया उन्होंने। आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो लिख रहे हो, आप जो कैलकुलेट कर रहे हो, आप जो एक्सेल मेंटेन कर रहे हो, आप जो सीट मेंटेन कर रहे हो, वो सारे लोगों को एक्सेस है। एक सिंगल टाइम पे सिंगल शीट पे मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें की क्लाउड ने। एक और एग्जांपल, अगर मैं, ये तो B2C वाला ये हो गया कि इंडिविजुअल पर्सन की कहते हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट में दूं तो ओरेकल सेबल करके एक सॉल्यूशन जो ERP बनाते थे, पूरी की पूरी कंपनी को रन करने के लिए जो सोल्यूशन होता था वो बनाते थे। और वो सेम होता था कि वो कंपनी में जाते थे, जैसे टाटा में गए, टाटा को बोला कि आपका सोल्यूशन बना के देंगे। उस सोल्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने पूरा सेटअप किया। एक रूम टाटा के फैक्ट्री में लिया, वहां पे बहुत सारे डेटा और बहुत सारी चीजें वहां पे डाली। उसके बाद वहां पे रैम डाले, वहां पे AC लगाया, वहां पे इंटरनेट लगाया। ये सारी चीज लगाने के बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया और हर एक पर्सन जो जो यूज कर रहा है टाटा के अंदर उनके कंप्यूटर में डाल के उन्होंने दिया। सेल्स फोर्स ने बोला कि ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको ऑटोमेट करेंगे, हम इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू, SaaS के थ्रू चेंज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना जितना भी डेटा है वो क्लाउड पे रखना चालू कर दिया, AWS पे रखना चालू कर दिया। तो अब टाटा को कोई रूम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी प्रकार का हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, AC, इंटरनेट, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सेल्स फोर्स देख रहा होता है, सिर्फ जितना यूज कर रही होती है टाटा, वो वो उतना पे कर रहे होता है। एक और एग्जांपल, अगर आप लोग डिजाइनिंग से हैं या किसी ने कुछ एडिट किया होगा, तो पहले आता था फोटोशॉप। सेम आपको लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा, उसमें आप एडिट करोगे, वो सारी चीज करेंगे। और उसके बाद अब आ गया है कैनवा। कैनवा में मुझे कोई भी, इवन ये जो PPT है ये मैंने डाउनलोड नहीं किया, ये कैनवा पे अभी भी सेव्ड है। और मैं कभी भी चाहूँ डाउनलोड कर सकता हूँ, कभी मैं चाहूँ तो उसको जाके एक्सेस कर सकता हूँ और ऑनलाइन ही एडिट कर रहा होता हूँ। तो अब सैस में क्या होता है, तीन चार चीजें आ जाती हैं कि आपके लोकल सर्वर पे, लोकल हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें यूजर को बार बार किसी को भेजने के लिए, किसी को शेयर करने के लिए उसको किसी हार्डवेयर या हार्ड ड्राइव में डाल के देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीजें ऑनलाइन रहती है, कोई भी एक्सेस कर सकते हैं जिसको आप एक्सेस का इंपॉर्टेंस देना चाहें।
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो सबसे बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि क्या चेंजेस आए हैं लोगों के अंदर में। तो अगर आपको याद हो पुराने जमाने में अगर हमें मूवी देखना होता तो हमें सीडी खरीदना होता था, या गेम खेलना है तो हमें सीडी खरीदना होता था। उसको फिर हम या तो लैपटॉप में या डीवीडी में चलाते थे मूवीज को, या गेम को लैपटॉप पे इंस्टॉल करते थे। इसके बदले ये सारी चीजें चेंज हो गई है। अब अगर मुझे कोई एक मूवी देखना है तो मैं जाके सीडी नहीं खरीदूंगा, दो डीवीडी नहीं खरीदूंगा 200 रुपए का, और एक बार मूवी देखने के बाद वो बर्बाद है, या तो मैं वो रख दूंगा किसी कोने में पड़े होंगे, या मैं किसी दोस्त को दे दूंगा। अब क्या हो गया, नेटफ्लिक्स आ गया। नेटफ्लिक्स ने यही चीजें की, उसने सारे मूवीज को क्लाउड पे रख दिया एंड उसको एज अ सब्सक्रिप्शन बना दिया। तो जो भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितने लोग भी उसको ले रखे हैं, वो अनलिमिटेड मूवीज एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सैस का। सेम विद गेमिंग। अब आपको हार्डवेयर या लैपटॉप में गेम का कोई जरूरत नहीं होता है, आप ऑनलाइन जाके मिनी गेम्स और बहुत सारे गेमिंग के ऑलरेडी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाके गेम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है सैस का। सैस इतना बड़ा क्यों बन रहा है, या लोग क्यों इसमें जाना चाहिए, आपको क्यों जाना चाहिए। आप जो सैस सेल्स के बारे में जानना चाह रहे हो, इसमें आपका क्या हो सकता है। सो एक सर्वे बोलता है 2020 का कि 73% ऑर्गेनाइजेशन जो है 2020 तक वो सैस पे आ जाएगी। अब ये और पुश हो गया क्योंकि जो कोविड आया उसकी वजह से और ज्यादा लोगों ने सैस यूज करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि अगर एवरेज कोई भी कंपनी मिनिमम 16 to 18 सैस सोल्यूशन यूज कर रही होती है, चाहे वो सेल्स में हो, अकाउंटेंसी में हो, या आपके एचआर में हो, किसी भी चीज में मिनिमम वो 16 से 18 सोल्यूशन यूज कर रहे होते हैं सैस का। इंडिया का जो सैस बेस्ड इंडस्ट्री है वो $1 ट्रिलियन का हो जाएगा 2030 तक। $1 ट्रिलियन, आप समझ लो कितना बड़ा इंडस्ट्री है। और कम से कम 5 लाख लोग इसमें काम कर रहे होंगे, जो बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें ये अभी अर्ली स्टेज पे, अभी का जो सैस है वो आज से 10 साल पहले जो टीसीएस था और जो एक्सेंचर था उसकी स्टेज पे है। तो आप समझो कि आज से 10 साल के बाद जो भी सैस कंपनी है, जो भी नई कंपनी आ रही हैं, जो भी स्टार्ट हो रहे हैं, उनका ब्रांडिंग, उनका वैल्यूएशन उस लेवल पे होगा। उस लेवल के लोग बात कर रहे होंगे, उस लेवल के लोगों को सैस। आज मैं किसी को भी बोलूं कि फेसबुक के बारे में वो जानता है नहीं जानता है, सभी लोग जान रहे होते हैं, पर लोग सैस के बारे में नहीं जान रहे। पर आज से 10 साल के बाद सब लोग सैस के बारे में जान रहे होंगे, सभी लोग बात कर रहे होंगे। इंडिया जो है, अभी क्या होगा कि अभी थर्ड कंट्री है। इंडिया थर्ड ऐसी कंट्री है जो सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है सैस सर्विसेज की। इंडिया वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उसमें तीसरे नंबर पे इंडिया आती है। बाय 2025 इंडिया दूसरे नंबर पे बन जाएगी, चाइना को पीछे छोड़ देगा। तो यूएस के बाद इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केट है जहाँ पे लोग सैस सर्विसेज लेते हैं। और सैस सर्विसेज में आता है लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनवा रहे होते हैं, लोग यहाँ पे लोगों से कॉल करवा रहे होते हैं, सेल्स करवा रहे होते हैं। तो मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कंपनियां यूएस यूके में है, पर वो काम इंडिया से कर रहे हैं। लोग इंडिया को हायर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को पैसे कम देने पड़ते हैं, यहाँ के लोग ज्यादा मेहनती है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मन लगा के काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए सर्विसेज के लिए, सैस सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि सैस क्या था, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या फ्यूचर है। अब बेनिफिट क्या है सैस का। तो इस बेनिफिट को मैंने 3 कैटेगराइज में डाल दिया है, 3 कैटेगरी इसका बना रखा है, ठीक है। एक कैटेगरी है कि कितना इजी है, दूसरी कैटेगरी है कि पैसे से क्या फायदा होता है, तीसरी कैटेगरी मैंने एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। तो पहला इजी टू यूज। इजी टू यूज कैसे है ये आपको मैं समझाता हूँ कि अगर मुझे किसी को कोई भी डेटा भेजना हो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, तो मैं किसी को कैसे भेजूंगा, मैं किसी को अपने इस पीपीटी को कैसे भेजूंगा। मैं या तो किसी पेन ड्राइव में लूंगा, या मैं वायर के थ्रू मैं भेजूंगा। वो सारी चीजें थी। अभी क्या हो गया कि मुझे ये सिंपल गूगल ड्राइव पे अपलोड करनी है और एक्सेस दे देना है। ये सिंपल मुझे किसी सोल्यूशन पे वी ट्रांस आता है, ऐसे सैस सोल्यूशन है जिसपे अपलोड करना है और लिंक उनको शेयर कर देना, वो डाउनलोड कर लेंगे। तो ये सबसे इजी टू यूज है। स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है इसकी, मतलब मुझे बार बार एक एक्सेल को अगर मुझे बहुत बड़ा बनाना है या बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, तो मैं उसको नहीं कर सकता एक्सेल पे। पर मैं गूगल शीट पे कर सकता हूँ। मैं एक साथ गूगल शीट पे 15 लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, 15 लोग 15 शीट में काम कर सकते हैं। तो सेम विद कोडिंग एंड सेम विद डेवलपमेंट, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं जिससे एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्केल हो जाता है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। अब मुझे कोई भी सोल्यूशन बैठाने के लिए किसी कंपनी में या कहीं पे भी, मुझे कोई दुकान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे कोई
सीपीयू ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे नहीं मेक श्योर करना पड़ता है कि इंटरनेट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। मैं सिंपली उनको लॉगिन क्रेडेंशियल दूंगा, वो किसी भी लैपटॉप में खोल सकते हैं, किसी भी जगह से खोल सकते हैं, किसी मोबाइल से खोल सकते हैं, किसी भी स्पीड के इंटरनेट से खोल सकते हैं, 3G 4G 5G 2G किसी के भी स्पीड से वो खोल सकते हैं। तो बहुत ईजी है इम्प्लीमेंट करना। लोअर अपफ्रंट कॉस्ट रहता है। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई लोग इसको यूज कर रहा होता है तो पहले क्या होता था कि अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, मैं ये सारी स्टोरी आपको B2B पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि ये B2B ही फोकस्ड रहेगा, B2C के कुछ पार्ट को हम टच करेंगे, पर ये पूरा फोकस B2B ही रहेगा। तो अगर आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर मैं एक कंपनी हूँ, मैं ट्रैको हूँ और मुझे कोई सॉफ्टवेयर अभी लगाना है, तो मुझे कोई भी हार्डवेयर के लिए कॉस्टिंग देनी नहीं पड़ेगी, मुझे कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, मुझे कोई भी ट्रेनिंग चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ उनको जाऊंगा, सब्सक्राइब करूंगा, यूज करूंगा और उसके बाद पे करूंगा, दैट्स ऑल। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ती, कॉस्टिंग बहुत कम हो जाता है, मेंटेनेंस एंड अपडेट्स के कॉस्ट बच जाते हैं। तो हर बार मुझे अपडेट कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, जो चीज अपडेट हो रही होती है वो चीजें आ जाती हैं। डेटा को कोई कोई लॉस नहीं होता है। जैसे मेरे साथ होता, मैं ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, लास्ट जो सेशन हुआ था उसका वीडियो मैंने यहाँ पे लैपटॉप में लिया और मैं हार्ड डिस्क यूज कर रहा था, हार्ड डिस्क से मैंने अपने एडिटर को दिया था, एडिटर ने कुछ तो गलती की एंड देन वो डेटा लॉस हो गया। वही अगर मैं इस रिकॉर्डेड क्लास को सॉरी क्लाउड पे रखता या जूम के क्लाउड पे रखूं या फिर मैं अपने ड्राइव के क्लाउड पे रखूं, तो वो लॉस नहीं होता, सॉरी वो कभी खत्म ही नहीं हो पाता, वो वहीं पे रहता। आज से 10 साल बाद 5 साल बाद जाके मैं जब भी डाउनलोड करूँ डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये डेटा लॉस नहीं होता है। आप बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि गूगल में सॉरी एक्सेल में या गूगल डॉक या नॉर्मल वर्ड डॉक में आप कुछ लिख रहे हो, अचानक से क्रॉस पे क्लिक कर दिया, वो पूरा खत्म हो गया या लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया, तो आपको फिर से लिखना पड़ता था। ऐसा नहीं होता है सैस सॉल्यूशन में। वो अगर आप ऑनलाइन लिख रहे हो, गूगल शीट पे लिख रहे हो, तो वो ऑटो अपडेट हो रहा होता है हर सेकंड में, हर चीज। तो आपने जितना लिखा है आप कट कर दोगे, नेक्स्ट टाइम जाके खोलोगे तो वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है सैस के सेलिंग का। अब आते हैं कि कोई कंपनी अगर सैस बेच रहा है तो उसको क्या फायदा है सैस कंपनी बनाने का। अगर कल को आप अपना सैस कंपनी बनाना चाहते हो तो क्या बहुत बड़े फायदे हैं। तो 3 मेजर फायदा होते हैं कि सेल एनीवेयर इन अराउंड अराउंड द ग्लोब। तो गवर्नमेंट, हर कंट्री के गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर सेलिंग का टैक्सेस नहीं है, एकदम मिनिमल है। वहीं पे अगर आप कुछ गुड्स मंगाते हो, सामान मंगाते हो, हार्डवेयर मंगाते हो, तो बहुत सारे कंप्लायंसेस है, बहुत सारे आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। आपको पोर्ट से क्लियरेंस चाहिए, आपको इंडियन गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए, वो चीज बैन है या नहीं वो चीज देखनी है। पर सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, यूजर अगर यूएस का आ रहा है तो आपने उनका लॉगिन क्रेडेंशियल दे दो आप उनको, और वो यहाँ पे यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें वहां पे रहती है। हायर पीपल फ्रॉम एनीवेयर, ये भी एक बेनिफिट है कि आप कहीं के भी, सिर्फ इंग्लिश आना चाहिए, कहीं के भी लोगों को लोग हायर कर रहे होते हैं। इंडिया के लोग $1,300 पर मंथ, $4,000 पर मंथ में कमा रहे होते हैं, मतलब 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी कमा रहे होते हैं, वो भी सिर्फ 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस में। क्योंकि वहां के लिए ये नॉर्मल पैसे हैं, बट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पैसे हैं। और इंडिया में जितने ज्यादा, इतने मतलब मेहनती लोग हैं कि जितने ज्यादा वो काम करते हैं वो उतना वो यूएस और यूके वाले लोग नहीं करते हैं। फास्टेस्ट एक्सपेंशन तो सेम चीज है, कोई कमोडिटी नहीं है, कोई कोई हार्डवेयर नहीं है जहाँ पे आपको जितने आपके पास इन्वेंट्री उतनी ही आप बेच पाओगे। ये ये सॉफ्टवेयर है तो जितने लोग चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग समझते हैं कि सैस कुछ अलग टर्म है, बहुत नया चीज है, बट ऐसा नहीं है, सब सैस यूज कर रहा होता है। इवन नेटफ्लिक्स तो सब यूज करते ही हैं, प्राइम सब यूज करते ही हैं, और यूट्यूब सब यूज कर रहे होते हैं, वो भी सैस है। गूगल के सर्विसेज सब यूज कर रहे होते हैं, वो सैस है। तो हर इंसान सैस यूज कर रहा है। तो आप अब ये समझो कि कितने लोग हैं जो आपके बाइंग कैपेसिटी वाले हैं, जो आपके क्लाइंट बन सकते हैं। तो अगर आपको सैस बेचना है तो आप किसी को भी बेच सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने यूट्यूब का पेड वर्जन नहीं ले रखा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि मेरे लिए 5 सेकंड का 2-3 ऐड आता है, मैं स्किप कर सकता हूँ, मैं उतनी वीडियोस नहीं देखता हूँ। पर कोई होगा जो यूट्यूब के एड्स को हटा चुका होगा, उसने पेड वर्जन लिया होगा, तो आपको इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि उसकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो बट सैस सब यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सैस यूज नहीं कर रहा है। तो आज तक जो हम लोगों ने माइंड में ये लेके रखा था कि सैस नया टर्म है, नया टर्म है, कुछ नया टर्म नहीं है, बस आपको पता नहीं है और आप समझ नहीं रहे हो।
अगर मैं B2B के बारे में बात करूं तो हर एक टीम SaaS यूज करती है। क्योंकि हम लोग सेल्स में बात करें तो मैं 3 पर्टिकुलर सेल्स के डिपार्टमेंट की बात करता हूं। एक होता है प्योर सेल्स, जो सेल्स की टीम होती है जहां पे वो बेच रहे होते हैं। सेकंड आता है मार्केटिंग एंड थर्ड आता है कस्टमर सर्विस। इसमें भी किस किस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आता है प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आप ये फाइनलाइज कर रहे हो कि कौन सी कंपनी है जो आपका खरीदेंगी, कौन सी कंपनी है जो आपके लिए परफेक्ट क्लाइंट बेस होगी, कौन सी कंपनी होगी जो आपका परचेसिंग कैपेसिटी रखती है, आपके लिए आइडियल कस्टमर प्रोफाइलिंग होगी वो। तो इसके लिए भी सोल्यूशन आता है, जूम इन्फो है, हंटर है, लूशा है, ये सारे सोल्यूशन प्रोस्पेक्टिंग में हेल्प कर रही होती है। लीड मैनेजमेंट बहुत बड़ा टास्क होता है। जैसे मैंने प्रोस्पेक्ट तो कर लिया, पर मैं उनसे क्या बात कर रहा होता हूँ, कब कॉल करना है, क्योंकि B2B में जो सेल्स हो रही होती है वो कम से कम 3 से 4 महीने का होता है, एवरेज 90 डेज की सेल्स होती है। तो कब कॉल करना है, नेक्स्ट फॉलोअप क्या है, कब मैं रीच आउट करूंगा, क्या मेल किया था मैंने आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, वो सारी मैनेज करने के लिए लीड जनरेशन की, लीड मैनेजमेंट की सोल्यूशन होती है। डील ट्रैकिंग की सोल्यूशन होती है, डेटा रिकॉर्डिंग की होती है। सेम विद अगर मैं मार्केटिंग में आऊँ तो बहुत सारे कंटेंट, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सब पे कौन सा कंटेंट जाएगा, कब जाएगा, वो सारे मैनेज करने के लिए सोल्यूशन चाहिए होता है। सर्विसिंग में जाऊँ तो हम लोगों ने जोमेटो में कभी ना कभी कंप्लेन किया होगा, या किसी कस्टमर सर्विस पे हमने कॉल किया होगा। तो वो सारी चीजें भी सैस कर रहा होता है, वो कोई ह्यूमन ही बैठा होता है। तो आपको जो ऑटोमेटेड मैसेज आ रहे होते हैं, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट या थैंक यू फॉर कॉलिंग, वो सारी चीजें सैस ही कर रही होती है। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्या यूजर, कौन कौन से यूजर आपके यूज कर रहे होते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइप ऑफ एज अ सर्विसेज। ठीक है, तो 3 मेजर टाइप होते हैं। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक, उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड थर्ड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सबसे यंग है, सिर्फ 2010 में रिलीज हुआ था, 10 से साल हुआ है इसको। एंड सबसे पुराना प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आया था। पर मैंने फर्स्ट इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग सिर्फ SaaS के बारे में बात करने वाले हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि और क्या क्या चीजें हो रही होती है इंडस्ट्री में। तो सिंपल एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको समझ में आ गया, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को सर्विस के थ्रू लेते हैं। सेकंड आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब जब हम सॉफ्टवेयर SaaS नहीं था, उससे पहले जो चीजें कर रहे थे अगर B2B में, तो वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस था, जहाँ पे हम हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे थे, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे थे, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे थे, सारी चीजें हम एक साथ प्रोवाइड कर रहे थे, उसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस करते हैं। आज भी ये सोल्यूशन अवेलेबल है। आज भी बहुत सारे ERP, सैप हो गया, ओरेकल हो गया, अरीबा हो गए, ये लोग पैस में डील करते हैं, जहाँ पे वो पूरा हार्डवेयर मेंटेन करते हैं, वहां पे वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वो सारी चीजें दे रहे होते हैं। तो वो पैस में आता है। एंड थर्ड जो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। अब आप ये समझो कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ, ट्रैकवैक सॉफ्टवेयर कंपनी है, SaaS कंपनी है, पर मुझे भी अपना डेटा कहीं रखना पड़ेगा। वो AWS में रखूँ, एजोर में रखूँ, माइक्रोसॉफ्ट एजोर में रखूँ, या गूगल ड्राइव में रखूँ, ये सारी चीजें, गूगल का जो क्लाउड है गूगल क्लाउड में रखूँ, ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो जहां पे मैं रख रहा होता हूँ, जो जिस जगह पे मैं रख रहा होता हूँ, जो क्लाउड पे रख रहा होता हूँ, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एंड उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहते हैं। इसमें डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट क्लास का असाइनमेंट था कि आपको 2 SaaS कंपनी फाइंड आउट करनी है, एंड फाइंड आउट करना है कि वो 2 कंपनियां जो है, जो सॉफ्टवेयर कंपनियां, SaaS कंपनियां हैं, वो किन किन डिपार्टमेंट के लिए आता है। वो सेल्स में होगा, या आपका मार्केटिंग में होगा, या आपके ऑपरेशन में होगा, किस डिपार्टमेंट के लिए फिट रहेगा, उन दोनों के कॉम्पिटिटर कौन कौन है, एंड अगर आप बायर रहते हो, आप कंपनी के ओनर हो, तो आप क्यों खरीदोगे वो सोल्यूशन। ये था असाइनमेंट। ओके गाइस, तो इसमें कोई किसी का सवाल कुछ भी, अगर किसी को कुछ पूछना है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप अपना हाथ उठा सकते हैं एंड पूछ सकते हैं प्लीज, इफ नॉट देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके परफेक्ट, तो किसी का कोई सवाल नहीं। ओके, सो आज के क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं वो मैं बता दूं कि आज हम बेसिकली अब बात करने वाले हैं कि
हमने पहले क्लास में जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि सैस क्या है, क्या क्या टाइप होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, ताकि आप थोड़े से अवेयर हो जाए सैस के बारे में, आपको पता चल जाए कि सैस क्या है, आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए सैस के बारे में। आज पूरा का पूरा जो सेशन है वो सेल्स के ऊपर फोकस रहेगा कि सेल्स क्या है, सैस सेल्स क्या है, इसमें रोल्स क्या क्या आती हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी के स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कौन सा रोल आपके लिए बेस्ट है। थोड़े से हम इसमें गेम्स खेलेंगे, थोड़े से हम समझेंगे एक दूसरे को, एंड देन हम बात करेंगे कि इंटरप्राइज सेल्स कैसे होता है, क्या होता है, ताकि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है जहाँ पे हम सेल्स के और ब्रीफ समझ रहे हैं, सेल्स को और ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि प्रोसेस क्या है, उसके लिए आज आप तैयार हो सके। तो प्लीज आप सभी मुझे बताइए कि आप लोगों ने सैस सेल्स क्यों चुना है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज लेट मी नो। ज्यादा लोग हैं नहीं, 4-5 लोग ही हैं, तो प्लीज बताओ मुझे आप कि आपने सैस सेल्स क्यों चुना है। प्लीज मैं म्यूट करूंगा और मैं फिर पूछूंगा कि देवोत्तम प्लीज आप स्टार्ट करो, बताओ कि आपने क्यों सैस चूज किया है। Thing is that I was into the banking sector, so I was dealing with B2C customers only, and वही banking sales, वही insurance, so मेरे को वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो in the meantime, one of my brother who is working with a company called Uviro, so उसने मेरे को बताया कि this is a booming industry where you can approach to multiple clients like US, UK, or like different brands also. Not only you are focused with B2C clients. तो उसके बाद से मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था सैस के बारे में एंड फाइनली आई लैंडेड विथ अ जॉब इन सैस इंडस्ट्री. परफेक्ट And परफेक्ट ओके। so far it is going good. I mean, like working with B2B companies itself. So far it's good. नाइस नाइस परफेक्ट। एनीवन एल्स वांटेड टू शेयर व्हाई दे आर चूजिंग सैस सेल्स? प्लीज फील फ्री टू रेज हैंड। ओके, कोई नहीं, चलो ठीक है। सो आज के क्लास से स्टार्ट इसी से करते हैं कि व्हाई आई चूज सैस सेल्स। ठीक है, मुझे क्यों सैस सेल्स मैंने चूज किया था और मुझे क्या मिला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर गोइंग फॉर सैस सेल्स यू विल गेट थ्री थिंग्स: फ्रीडम, ग्रोथ एंड लर्निंग। नाउ एज देवोत्तम मेंशन कि वो बैंकिंग में थे जहाँ पे B2B में वो कर रहे थे, राइट। एंड मैं भी बैंकिंग से स्टार्ट किया था, मैंने भी ICICI से स्टार्ट किया था। वहां पे किसी भी बाकी जॉब्स में आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा होता है। फ्रीडम इन द सेंस इट्स नॉट अबाउट रात को 6 बजे के बाद काम नहीं करना है, नॉट फ्रीडम, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल फ्रीडम। आपके दिमाग कितना खाली है, आपका आपके पास प्रेशर कितना कम। सो आई एम too much mentally free. That's why I'm making so much content and I'm doing good in my SaaS sales job. So this is what happened when you are working in software. People wanted to automate their work. People wanted to make things easy. People wanted to do things which take less time. That's why you have so many times you are getting freedom. You are getting time to think, time to do. So अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करके अपने ही काम को ऑटोमेट नहीं कर रहे हो, मतलब आप सॉफ्टवेयर में कंपनी में हो ही नहीं, आप सैस में हो ही नहीं, इसके वजह से आज मेरी कॉल्स ऑटोमेटेड होती हैं, मेरे मेल्स ऑटोमेटेड होते हैं, लीड जनरेशन ऑटोमेटेड होता है। तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है एंड बहुत सारी चीजें करने को होती है, प्लस आप मेंटली बहुत फ्री रहते हो। सेकंड आता है ग्रोथ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रैंडम सेल्स इंडस्ट्री, किसी में भी, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो गुडीज के लिए हो या प्रोडक्ट वाइज हो, अगर कोई भी हो, राइट, किसी किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ग्रोथ बहुत स्टैग्नेंट होता है। मतलब 10 साल के बाद शायद मैं जनरल मैनेजर बनता,
या 8 साल के बाद शायद मैं वीपी बन पाता। सो वो सारी चीजें एकदम अलग हो जाती हैं, वो सारी चीजें एकदम खत्म हो जाती है। यहाँ पे आप 6 महीने में वीपी बन सकते हो, 1 साल में आप फाउंडर बन सकते हो, को फाउंडर बन सकते हो। तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज है जो बहुत जल्दी ग्रो करता है। बहुत एक रात में आप 10-10 क्लाइंट क्लोज कर सकते हो, एक बार में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्निंग्स। लर्निंग्स इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, जहां पे आपको बहुत चीजें मिल रही। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर में काम कर रहा होता हूँ, तो इतनी सारे सॉल्यूशन के बारे में मुझे पता रहता है, इतनी सारी चीजें, तरीके लाइफ में छोटी छोटी चीज करने के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होता हूँ, और वो लर्निंग्स होती है, उससे अल्टीमेटली मुझे टाइम मिल रहा होता है। तो आज मुझे पता है कि किसी का कांटेक्ट नंबर कैसे निकालना है, किसी से कैसे बात करना है, लिंक्डइन के फोटोग्राफ्स के बारे में पता है मुझे। मैं अपने व्हाट्सएप के डीपी के लिए भी एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जो मुझे मेरे व्हाट्सएप के डीपी को अच्छा बना के देता है। या अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, मैं जैसे ये बोल रहा हूँ, और इस बोलने को मुझे एक स्क्रिप्ट में डालना है, उसके लिए भी मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट का आ जाए, वो लिखा हुआ आ जाए, वर्ड में आ जाए। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो, ताकि आप अपने काम को और इजी बना सको। अगर मैं अपने एग्जांपल दूं कि मैंने क्यों सॉफ्टवेयर सेल्स जॉब लिया था, सैस जॉब्स लिया था, एंड मुझे क्या हुआ। तो 2016 में जब मैंने बैंकिंग में जॉब ज्वाइन किया, तो सारी इंडस्ट्री जैसे काम कर रही है वैसे काम हो रहा था। सुबह मैं 9 बजे ऑफिस जा रहा था, 8 बजे वापस आ रहा था, वैसे ही लाइफ चल रहा था, कुछ कुछ नया नहीं हो रहा था। मैं सेम क्लाइंट से बात कर रहा होता था। सिर्फ एक अच्छी चीज थी कि मैं टाई और शर्ट अच्छी पहन के जाता था और बैंक में बैठा रहता था, बाकी कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है। फिर मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में आया, सैस में आया, और यहाँ पे आते ही इतनी तेजी से मैं भागने लगा, इतने लोगों से मिलने लगा। मैं जिनको सेल कर रहा होता था वो सीईओ सीएक्सओ होते थे, तो उनका माइंडसेट क्या होता था, उनके वो क्या सोच रहे हैं, वो करोड़ों की कंपनी चला रहे हैं, उन करोड़ों की कंपनी को चलाने के पीछे का क्या तरीका है, कैसे तरीका है, सॉफ्टवेयर उनके लाइफ को कैसे इजी बनाएगा, ये सारी चीजें देख देख के मुझे बहुत ज्यादा पैशन आया। मैंने सोचा कि अब तो सॉफ्टवेयर में ही रहना है। विद इन 5 years, अगर भले ही मुझे लर्निंग नहीं थी सैस में, मुझे पता नहीं था, मेरे टाइम पे ऐसे कोर्स नहीं होते थे, मेरे टाइम में कोई प्रतीक पांडे नहीं था जो मुझे सैस के बारे में बता सके। तो मैंने बहुत टाइम लिया, और फिर 5 साल 6 साल के बाद आज मैं एक कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ, हेड कर रहा हूँ। इंडिया के क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ, दुबई के क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ, इंडोनेशिया के क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ। पर ये भी मैं तभी कर पाया जब मैं सॉफ्टवेयर में था। अगर मैं कहीं और पे रहता, तो शायद मेरी जितनी आज की सैलरी है उससे आधी से भी कम रहती। शायद मैं जिस पोजीशन पे हूँ वहां पे मैं पहुंचने का सिर्फ सपना देख रहा होता 20 साल के बाद। तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती। तो ये था सैस सेल्स में आने का रीजन, एंड आई होप आप सबका भी ऐसा ही कुछ रीजन हो। तो ग्रोथ चाहिए होता है, फ्रीडम चाहिए होता है, और लर्निंग चाहिए होती है, जो सैस में आपको परफेक्ट मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर ये सैस में 3 मेजर रोल होते हैं सैस सेल्स में। अगर आपको लिखना है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाने स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको समझना है तो आप समझ भी सकते हैं। तो ये 3 मेजर रोल होते हैं सैस सेल्स में, और सारे जितने भी लोग होते हैं वो ये तीनों में ही फॉलो करते हैं, और कोई रोल नहीं होता है। द फर्स्ट थिंग इज SDR, सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे क्या काम होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, इसमें कौन कौन से लोग काम करते हैं, क्या काम होता है, ये मैं बताऊंगा। एंड थर्ड, कस्टमर सक्सेस। अब स्टार्ट करते हैं SDR से। आपने आज तक जितना भी कॉल रिसीव किया होगा, कोल्ड कॉल, कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, या मैं इससे यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां से बोल रहा हूँ, ये हमारे पास ऑफर है, वो सारे लोग SDR है। मतलब वो सारे, मैं आपको नॉर्मल एग्जाम दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के प्रोस्पेक्टिव से नहीं दे रहा हूँ। वो सारे लोग SDR है, सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। नाम में ही इस आपको समझ में आ रहा है कि जो लोग सेल्स डेवलप करते हैं, मतलब पहला इनिशिएट कर रहे होते हैं सेल्स को, वो लोग SDR होते हैं। इनका काम होता है लीड जनरेट करना, अपने आगे के लिए प्लान करना कि सेल्स डेवलप, अगर लीड जनरेट होगी तो डेमो कैसे दिया जाएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, ये पता करना, और कैसे इसमें काम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सपोज मैं हूँ और मैं किसी कंपनी का SDR हूँ। मेरी कंपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी है, या लेट्स टेक एग्जांपल कि मेरी कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है जो
आपके किचन के खाना ऑटोमेट कर देगी। आपका खाना, आप सिर्फ जाओगे, एक बटन दबाओगे और उसमें से जो खाना चाहिए वो निकल के आ जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अब क्या होता है कि मैं फाइंड आउट करूंगा कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये सोल्यूशन मिल सकता है। तो कौन ऐसे लोग होंगे जो इनको जिनको सोल्यूशन हो सकता है? कोई बता पाएगा कैसे कौन ऐसे लोग होंगे जो जो इस सोल्यूशन को खरीद सकते हैं? सुमेध, स्वप्निल, Working होटल। profession. कौन? डायरेक्ट B2B होटल रेस्टोरेंट। ठीक है, डायरेक्ट बी टू बी होटल रेस्टोरेंट। ओके, और स्वप्निल लाल बताओ, कोई कौन क्लाइंट होगा, कौन खरीद सकता है? क्लाइंट्स एसडीआर ना? हाँ, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं अगर, हाँ, मैं अगर सॉफ्टवेयर बनाता हूँ जिसमें आप जाके बटन दबाते हो और जिस बटन पे आप खाना दबा रहे हो वो निकल के आ सकता है, तो कौन कौन ऐसे लोग होंगे जो इस सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हैं? जस्ट लाइक ऑलरेडी सुमित सेड, होटल्स। हम्म। उसके बाद ठीक है, ठीक है, डिलीवरी ठीक है। पार्टनर्स। तो डिलीवरी पार्टनर्स, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो होटल्स खरीद सकते हैं, ये सारे लोग खरीद सकते हैं। बट एज अ एसडीआर मेरा जॉब ये रहेगा कि मैं फाइंड आउट करूं कि कौन आइडियल कस्टमर है। आपके आइडियल कस्टमर कौन है? तो मैं ढूंढूंगा कि ऐसा सोल्यूशन कोई ऑलरेडी है या नहीं है, या अगर है तो कौन कौन लोगों को भेज रहा है। मेरे हिसाब से जो मेरा सबसे टॉप लाइन क्लाइंट होगा वो होगा एयरपोर्ट्स, जहाँ पे लोगों के पास टाइम कम होता है, पैसे ज्यादा होते हैं और वो आराम से पैसे देंगे, दबाएंगे, खाना निकाल के खा लेंगे। होटल्स में लोग चैन से बात करने जाते हैं, तो शायद वो होटल्स खरीदे जो बहुत ज्यादा अपने आप को इनोवेटिव दिखाना चाहते हैं, पर वो कम खरीदेंगे। एयरपोर्ट सबसे ज्यादा खरीदेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा जब एयरपोर्ट्स खरीदेंगे, एयरपोर्ट्स के बाद लोग जो खरीदेंगे वो होता है आपके ट्रेन्स वाले या ट्रैवल वाले या बस वाले, वो खरीद सकते हैं, जहाँ पे एड ऑन सर्विसेज हो सकती है। उसके बाद आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस खरीदेंगे, क्योंकि वहां पे भी यंगस्टर जो हैं वो, उनको टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है, वो घूम रहे होते हैं, वो करेंगे। ऑफिसेस कर देंगे, जहाँ पे ऑफिस में पेंट्री आज खुला होता है, वो पेंट्री बंद करके ये सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, डिवाइस लगा सकते हैं। तो एक एसडीआर का काम यही होता है कि वो फाइंड आउट करे कि आपके सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट है, कौन सा क्लाइंट बेस्ट है, कौन से लोग आपके सोल्यूशन को खरीदेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एसडीआर ये सारी चीजें कर रहा होता है और ये सारी चीजें देख रहा होता है। अब उसका काम होता है कि उसने फाइंड आउट कर लिया कि एयरपोर्ट एयरपोर्ट मेरा खरीदेगा, तो कौन से एयरपोर्ट खरीदेगा? अदानी का खरीदेगा, कलकत्ता एयरपोर्ट खरीदेगा, या कौन से कंपनीज एयरपोर्ट को, जीएमआर दिल्ली के एयरपोर्ट को हैंडल करती है तो जीएमआर खरीदेगा। तो उनको रीच आउट करना, अब उसमें वो फाइंड आउट करेगा कि जीएमआर में कौन पर्सन करेक्ट होगा, कौन से लोग खरीद सकते हैं, उन लोगों को फाइंड आउट करना। एंड फाइंड आउट करने के बाद उनको कॉल करना या मेल करना या मैसेज करना, एंड देन डिसाइड करना कि मीटिंग कब होगी, एंड देन वो मीटिंग फाइनलाइज करना। ये काम होता है एसडीआर का, जो सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब इसका दो पार्ट है। एसडीआर दो तरीके से होता है। एक पार्ट होता है इनबाउंड, सेकंड पार्ट होता है आउटबाउंड। मैंने अभी तक जो बोला वो आउटबाउंड का पार्ट था, जहां पे एक पर्सन जो है वो जाके ढूंढ रहा है, बात कर रहा है। दूसरा पार्ट होता है इनबाउंड। हर कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग की टीम होती है, मार्केटिंग की टीम होती है, जो मार्केटिंग कर रही होती है, डिजिटल मार्केटिंग कर रही होती है। अब मैं सपोज एक एयरटेल हूँ, एक एयरपोर्ट हूँ, और मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा डिवाइस लगाता हूँ जहां पे मैं, मेरी कस्टमर बटन दबाएंगे, खाना आ जाएगा, ये सॉफ्टवेयर मुझे लगाना है, ये सोल्यूशन लगाना है मुझे। तो मैं खुद सर्च करूंगा कि कौन सी कंपनी है। मुझे पता चला प्रतीक की कंपनी है, मैंने प्रतीक को मैसेज किया कि मुझे बात करना है तुमसे, और वो लीड एक एसडीआर के पास जाएगा और वो एसडीआर फिर बात करेगा। अब इसमें एसडीआर रीच आउट नहीं कर रहा है, क्लाइंट उस कंपनी को रीच आउट कर रहा है, पर बात एसडीआर ही करेगा, क्योंकि एसडीआर का माइंडसेट ही यही है, एसडीआर का काम ही यही है कि वो लोगों से बात करे, उनको क्या रिक्वायरमेंट है वो समझे, वो प्रिपेयर करे, वो डिटेल डेमो कब लेना चाहता है सॉफ्टवेयर का, वो टाइम फाइनलाइज करे, एंड देन उसको पास ऑन करे। तो ये सारी चीजें एसडीआर करता है। इनबाउंड आउटबाउंड का आपको समझ में आ गया, एसडीआर क्या करता है ये समझ में आ गया। अब आते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव पे। अब अकाउंट एग्जीक्यूटिव कंपनी में कुछ ही लोग होते हैं जो तगड़े होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं। कोई भी एसडीआर बात करके रिक्वायरमेंट ले सकता है, वो कोई भी होता है, 1 साल एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं, फ्रेशर्स भी होते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। पर अकाउंट एग्जीक्यूटिव मोस्टली फ्रेशर्स नहीं होते हैं। दे आर हाईली एक्सपीरियंस पीपल हु अंडरस्टैंड क्लाइंट,
who know what client wanted to see, who know how to negotiate, and who know what is the importance of this solution in client's life. तो ये लोग क्या करते हैं, जब एसडीआर ने बात करके क्लाइंट का समझ के डेमो फिक्स कर लिया, तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव आते हैं एंड वो क्लाइंट को डेमो दे रहे होते हैं. ये जो सेगमेंट है अकाउंट एग्जीक्यूटिव का, यहाँ पे क्लाइंट सबसे ज्यादा टाइम रहता है क्लोजर तक. क्लोजर से पहले यहाँ पे सो जाता है. तो पहला डेमो हुआ, फिर ये फॉलो अप अकाउंट एग्जीक्यूटिव करेगा, फिर फॉलो अप अकाउंट एग्जीक्यूटिव करेगा, फिर फॉलो अप अकाउंट एग्जीक्यूटिव करेगा, फिर कमर्शियल फाइनलाइज होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद ये क्लोजर होता है. तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं. हाँ देवोत्तम, प्लीज. So I have one question. Between this SDR and account executive, there is one profile. I don't know it is between SDR and account executive, but there is one profile called business development executive or business development manager. So SDR in most companies where as per my knowledge, so they don't have the closure. So they pass on the leads to the higher authority, right? Right. Okay, and this business development executive and business development manager, they has the power to close the deal. So just wanted to know what is the difference between this account executive and business development manager, if you could give us some idea. Sure. So whatever term I'm using, first of all, this term is as per the industry wise, not Indian market, entire global SaaS. So there's a no term as a business development representative in international SaaS industry. So India में क्या होता है, due to our SaaS process is not narrowed down, due to startups are utilizing people more and more, तो कंपनीज में जो बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी कोल्ड कॉल कर रहे होते हैं, वो भी कोल्ड मेल कर रहे होते हैं, और वो भी लीड जनरेट कर रहे होते हैं. ठीक है. एंड वो भी, करेक्ट मी देवोत्तम इफ आई एम रॉन्ग, लाइक वो भी कर रहे होते हैं ना आपके कंपनी में, वो खुद से भी कोल्ड कॉल कर रहे होते हैं, राइट? Exactly. Even I also do the same thing. करेक्ट. तो क्योंकि अब वो जब कोल्ड कॉल कर रहे हैं, तो कोल्ड कॉलिंग लीड जनरेशन एसडीआर का पार्ट है, पर वो क्लोजर भी कर रहे हैं तो वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. तो इन दोनों को मर्ज करके सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंट एग्जीक्यूटिव को मर्ज करके बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर कर दिया गया. दिस इज द इंडियन वर्जन ऑफ जुगाड़. ठीक है. दिस इज, आई होप इट्स क्लियर नाउ. Yeah. तो ये इन दो एसडीआर, या I guess account executive is like if you have 2 years or 5 years experience, then Correct. only you can get a post of account executive. करेक्ट. So this is why I mentioned कि ये लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, हाईली एक्सपीरियंस होते हैं. So in between SDR and account executive, there's a no other department. So if business development is there, so business development people are doing both the things, like they are also generating leads and they are also doing the closer. So account executive का काम होता है close करना. After closer, there's a one more sales team which is customer success or client success, right? या client retention, कुछ भी terms है, but mostly customer success होता है. Now they have again two targets. The first target, retaining all those clients who are already working with company, and second, upselling. Upselling is very important for growth, बहुत ज़्यादा. So let's say I am a company and now I just sold out my solution जहाँ पे बटन दबाने से खाना निकल रहा है और दिल्ली के एयरपोर्ट को या कोलकाता के एयरपोर्ट को मैंने बेच दिया. Now I come up with one more idea कि अब ये खाना तो निकल रहा है, राइट? पर मैं जहां पे पहुंच रहा हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दिल्ली से अगर मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो मैं कोलकाता में भी खाना ऑर्डर करके रख सकता हूँ. 3 घंटे बाद मुझे भूख लगी है, 3 घंटे बाद जब मैं दिल्ली में उतरूंगा तो वहां पे मेरा खाना प्रिपेयर रहेगा. दिस इज अनदर सोल्यूशन, न्यू सोल्यूशन. सो व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क माय क्लाइंट, जो ये कस्टमर सक्सेस की टीम है, वो लोग अपने क्लाइंट को पूछेंगे कि सर दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट विच वी लॉन्च and this is very useful for you, बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, and they will try to upsell it, and they will upsell it to all those clients who are already using one solution. So ये एक नया तरीका होता है.
तो अगर मैं किसी नए कंपनी को फाइंड आउट करूंगा मेरे दूसरे प्रोडक्ट के लिए, जहां पे आप जिस डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हो वहां पे आपको खाना मिल जाएगा, उससे बेटर है कि जो ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वो ऑलरेडी मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है, वो ऑलरेडी मुझे पैसे दे रहा है, तो मैं उनको अपसेल कर सकता हूँ। तो ये एक होता है अपसेलिंग का, ये पूरा का पूरा काम कर रहे होते हैं कस्टमर सक्सेस। एंड और एक चीज आता है रिटेंशन। नाउ हियर क्लाइंट रिटेंशन हैव टू पार्ट्स। एक होता है जहां पे क्लाइंट आपका ऑलरेडी काम कर रहा है आपके साथ, पर उसने बिजनेस कम कर दिया है। एंड सेकंड होता है क्लाइंट जो काम कर रहा है पर वो चला गया है। इन सारी चीजों को देखने के लिए कस्टमर सक्सेस होता है। एंड रेवेन्यू इंक्रीज भी होता है रिटेंशन से। अब रेवेन्यू इंक्रीज कैसे होता है रिटेंशन से? लेट्स से मैं एक एयरपोर्ट में हूँ और मैंने आपका सोल्यूशन लगाया है जहां पे बटन दबाने से खाना निकल रहा होता है और वो हो रहा होता है, बट मैंने दूसरे कंपनी से भी एक और लगा रखा है। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपका क्लाइंट हूं, पर मेरे पास ऑलरेडी दूसरे कंपनी का भी सेम सोल्यूशन है। तो जो लोग आ रहे हैं मेरे पास मेरे एयरपोर्ट पे, वो आधे लोग उधर चले जा रहे हैं, आधे लोग इधर आ रहे हैं। तो क्लाइंट कस्टमर सक्सेस का ये काम होता है, वो रिटेन इस तरीके से करे कि नंबर्स भी इंक्रीज होता रहे। क्यों ना और एक सेम सोल्यूशन ले ले, या वो जो लोग आ रहे हो और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें कस्टमर सक्सेस करते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप एसडीआर में जा सकते हो, आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो, कस्टमर सक्सेस में जा सकते हो। अब आता है कि कौन किस में जा सकता है या आपके लिए क्या रोल बेटर है। सो अगर आप फ्रेशर हो या आपको सॉफ्टवेयर सेल्स का कोई भी आइडिया नहीं है, आपने B2B में काम नहीं किया है, तो यू शुड स्टार्ट विद एसडीआर। If you are not fresher and you have idea of selling anything, especially in B2B में आपने सेल्स किया हुआ है, तो आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव में आ सकते हो। एंड इफ यू डोंट वांटेड टू डू द कोल्ड कॉलिंग एंड ईमेलिंग या क्लाइंट को फॉलो अप करना, तो आप कस्टमर सक्सेस में आ सकते हो। नाउ अब सबके कुछ अपने पार्ट्स हैं, कुछ सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अगर सैलरी की बात करें, ये मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट डबल है अगर आप इंडिया के बाहर किसी कंपनी में काम करोगे। तो एसडीआर की स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख से 8 लाख के बीच में होती है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव से 9 से 15 लाख के बीच में होती है, स्टार्टिंग सैलरी में बात कर रहा हूँ। एंड कस्टमर सक्सेस की 5 से 9 के बीच में होती है। अब यहाँ पे ईयर एंड ईयर एक्सपीरियंस बढ़ने से आपका ये सैलरी बढ़ सकता है। एक और चीज, अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप सैलरी नेगोशिएट ठीक से नहीं कर पा रहे हो या आपको आइडिया नहीं कि कितनी सैलरी आपको मांगनी चाहिए, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी, आई गिव यू आइडिया कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है और आप कैसे मांग सकते हो, क्या नेगोशिएट कर सकते हो। वैसे उस चीज को भी हम इस कोर्स के लास्ट डे पे हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इंटरव्यू वाला पूरा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे ये डिस्कस जरूर करेंगे। सो ये सैलरी स्ट्रक्चर्ड है। मैं सजेस्ट करूंगा कि सैलरी नेगोशिएट करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखिए कि उस कंपनी में आपको लर्निंग कितनी मिल रही है। अगर लर्निंग बहुत ज्यादा मिल रही है तब तो ठीक है, अगर ज्यादा नहीं मिल रही है तो आप पैसे पे फोकस कर रहे हो, वरना आप थोड़ा पैसे कम लेके भी लर्निंग पे ध्यान दे सकते हैं। What you have, like what kind of qualification you required for SaaS sales? To be very honest, you don't need anything. You don't need any qualification. You don't need any MBA degree. You don't need any, मतलब बेसिक तो चाहिए, आप ग्रेजुएट हो, इंग्लिश में थोड़ा बहुत मेल लिखना आना चाहिए, वो सब तो चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट नीड एनीथिंग। आपके पास सिर्फ 2 माइंडसेट होना चाहिए, एक होना चाहिए कंसल्टेंट वाला एंड सेकंड होता है प्रॉब्लम सॉल्वर का। कंसल्टेंट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जहां पे आप कुछ भी फोर्सफुली सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जिनको बेच रहे होते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी रन कर रहे होते हैं, सीएक्सओस होते हैं, वो लोग कंपनी में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर रहे होते हैं, वो 2000-3000 करोड़ की कंपनी चला रहे होते हैं। एंड वो लोग छोटे लोग नहीं होते हैं, तो आप उनको फोर्सफुली नहीं सेल कर सकते हो। सेकंड, जब तक आप उनके प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक आप उनको बेच नहीं पाओगे। अगर जैसे मैंने बोला कि हमारा जो सोल्यूशन है, आप लोगों ने बोला कि होटल्स में बिक सकता है, होटल में बिक सकता है, पर सबसे ज्यादा नीड है एयरपोर्ट्स में, क्योंकि वहां पे लोगों के पास टाइम नहीं होता है और वहां पे खाना जल्दी चाहिए होता है। तो ऐसी जगह पे बेच सकते हैं हम। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है, जब तक आप कंसल्टेंट बन के काम नहीं करोगे, तब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकते। प्रॉब्लम सॉल्वर होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब होता है कि यहाँ पे आप मिस सेलिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है मिस सेलिंग का। ये आप इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हो या कोई भी सामान नहीं बेच रहे हो कि एक बार बेचने के बाद खत्म हो गया। तो ऐसा जो चीज सॉफ्टवेयर में नहीं हो रहा हो, अगर आप बेच दिया तो क्लाइंट भले ही 1 महीने में आ जाए, दूसरे महीने चला जाएगा और आपकी बेइज्जती करके जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम है वही सॉल्व करना पड़ेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तभी आपको क्लाइंट आपका परचेज करेगा।
Now we have discussed what kind of role is there, why sales is important, कितनी salary होती है. Here the most important part, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ. Let me just see. ये नीचे वाला part सबको दिख रहा है क्या? This last lower part, the X origin and Y origin. Just give me a hand raise कि सबको दिख रहा है. This power and okay, perfect. ठीक है. So now एंटरप्राइज जब अब हम बात करते हैं जहाँ पे B2B होता है, B2C में बेसिकली आप किसी सिंगल पर्सन को बेच रहे होते हैं, जहाँ पे आपको एक आदमी से कन्विंस करना है, एक आदमी को बात करना है और उनको समझाना है, उनको सोल्यूशन दे देना है. दैट्स ऑल. B2B इज टफेस्ट वन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. एक सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि किसी भी B2B में आप जब सेल कर रहे हो वहां पे 7 स्टेक होल्डर होते हैं जिन्हें आपको कन्विंस करना पड़ेगा. हर एवरेज सेल्स में 7 लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, 7 इंडिविजुअल को कन्विंस करना पड़ेगा, तभी आपका वो सेल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा. अब आप ये समझो कि सेम प्रोडक्ट के लिए 7 लोगों को कन्विंस करना, पहले तो 7 लोगों का टाइम एक साथ मिलना ही बहुत बड़ी बात है. एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी खाना ऑर्डर करने की कोशिश करी होगी अपने, अगर किसी फ्रेंड्स के साथ आप पार्टी में जा रहे हो, 5-6 लोगों के साथ पार्टी में जा रहे हो और आप सभी को मिलके एक ही कोई चीज ऑर्डर करना है, तो आप सबसे बेस्ट चीज जो ऑर्डर करोगे वो होगा पिज्जा. उसके अलावा और कुछ आप ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि 7 लोग एक साथ कुछ भी चीज पे एग्री नहीं कर रहे होते. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि SaaS सेल्स में जब आप B2B को सेल कर रहे हो तो इन 7 स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करे या नहीं करे, कैसे करे वो है. तो जब तक आप नहीं ऑनबोर्ड करोगे आप सेल नहीं कर पाओगे. अब मैंने 2/2 के रेशियो में इन सारे लोगों को बांट रखा है कि ये कौन सारे लोग हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या आप उनको कैसे डील कर सकते हो. सो अगर आप एक्स ओरिजिन में देखोगे तो यहाँ पे मैं एक्स ओरिजिन में आपको दिख रहा होगा इंटरेस्टेड एंड इंपॉर्टेंट पीपल, एंड वाई ओरिजिन में आपको दिख रहा होगा पावर क्या है उनका और कितना वो इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लुएंस है उनका. ठीक है. सो अब यहाँ पे इसके बीच में ये 4 कैटेगरी में कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास पावर होता है थोड़ा सा, राइट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. जी हाँ, जिनके पास पावर होता है थोड़ा सा, ठीक है, पर वो कम इंटरेस्टेड होते हैं, वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं होते हैं. तो जो लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं और जिनके पास पावर भी कम होता है, उनको आपको इंगेज रखना है, उनसे आपको बात करती रहनी पड़ेगी, उनको आपको इन्फॉर्मेशन देते रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. जिनके पास पावर तो है, इंटरेस्टेड तो वो हैं, पर उनके पास पावर कम है, तो उनको भी आपको एंगेज रखना है. उनको भी आप चाहेंगे कि बात करते रहें, सोल्यूशन के बारे में बताते रहें, थोड़ा सा दिखाते रहें, डेमो कराते रहें. जिनके पास ना ज्यादा पावर है ना ज्यादा वो इंटरेस्टेड है, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं. मैं पावर की बात इसलिए कर रहा हूँ, पावर मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं या इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखते हैं. ठीक है. अब इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखने का मतलब क्या होता है, लेट्स से आप किसी कंपनी में बेच रहे हैं तो वहां पे जो CXOs होते हैं, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो गए, CEO हो गए, CTO हो गए, CFO हो गए, ये लोग होते हैं परचेजिंग पावर वाले लोग, जो लोग खरीदते हैं, जिनके पास पावर होता है डिसीजन मेकिंग का. एंड दूसरा आते हैं इन्फ्लुएंसर लोग. इन्फ्लुएंसर कौन हो गए, तो इन्फ्लुएंसर हो गए एडवाइजर, जो ऑलरेडी एडवाइजरी कर रहे हैं उसमें, जहाँ पे वो एज अ लाइक ऑटोमेशन एडवाइजर रहते हैं या सर्विसिंग के एडवाइजर रहते हैं. या फिर उनके PA हो गए, तो CEO के PA हो गए, तो वो उनसे पूछेगा कि क्या लगता है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ, पर वो डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास नहीं है, PA के पास, CEO के. बट वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो इन्फ्लुएंसर है. सेकंड विद द इंटरेस्टेड एंड इंपॉर्टेंट पीपल. अब इंटरेस्टेड पीपल मतलब जिनको लग रहा है कि हाँ कि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा काम कर सकता है, और वो बहुत इंटरेस्टेड है उनको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समहाउ इंटरेस्टेड रहेंगे तो पुश करेंगे. एंड इम्पॉर्टेंट पीपल, अब इम्पॉर्टेंट पीपल मतलब होते हैं यूजर्स, जो काम आने वाले हैं. जैसे आपका एक सॉफ्टवेयर है वो लॉजिस्टिक का है, लॉजिस्टिक का सॉफ्टवेयर, तो आपके लॉजिस्टिक का जो पर्सन है उसको ऑनबोर्ड करके हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ही यूज करने वाला है, वही अंत में जाके यूज करने वाला है. तो जो लोग जिनके पास पावर है और वो कम इंटरेस्टेड है, उनको आपको एंगेज रखना पड़ेगा. जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है पर पावर कम है, उनको भी एंगेज रखना पड़ेगा. और जो लोग के पास पावर भी नहीं है और वो इंटरेस्टेड भी नहीं, आप उनको इग्नोर कर सकते हो, उनसे बात भी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएंगे. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं, जो
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका होना चाहिए, जिन पे आपको सबसे ज्यादा टारगेट करना है। वो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कंपनी में कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर हैं, जो कंपनी में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और इम्पोर्टेंट है वो। तो ये सारे लोग क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर सेल्स की जर्नी को बहुत छोटा कर देते हैं। ये बहुत कम टाइम में आपके सॉफ्टवेयर सेल्स की जर्नी को बहुत ज्यादा ही तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं लेता हूं कि अब लेट्स से एक कंपनी है जहां पे 15 लोग काम कर रहे हैं। अब इन 15 लोगों में जो सबसे ऊपर है वो होता है सीईओ, वो बॉस है सबका। अब मुझे एक सोल्यूशन बेचना है जो सेल्स के लिए है। जो लोग फील्ड पे जा रहे हैं, वो फील्ड पे कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हम सभी ने देखा होगा कि दुकान दुकान पे लोग आते हैं, माल का नोट ले लेते हैं कि क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर नहीं है। तो इन सारे लोगों को कैसे ट्रैक करना है, इनका सोल्यूशन है। तो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा वो रहेगा सीईओ, क्योंकि उसको समझ में आता है कि वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। तो सीईओ को मैं टारगेट करूंगा। उसके साथ साथ मैं इंगेज किसको रखूंगा, तो इंगेज रखूंगा मैं जो सेल्स हेड है उस कंपनी का। उस सेल्स हेड को भी इम्पोर्टेंट है, वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है। वरना अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो फिर वो, अगर सेल्स हेड होगा तो फिर मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। और किसको मैं अपने साथ एंगेज रखूंगा, वो एंगेज रखूंगा जो एक्चुअल सेल्स पीपल है, जो लोग जा रहे हैं ग्राउंड में, क्योंकि अल्टीमेटली वही मेरा ऐप यूज करने वाले हैं। तो उनको एंगेज रखूंगा। और मैं इग्नोर किसको कर सकता हूँ, तो मैं ऑपरेशन वालों को इग्नोर कर सकता हूँ, मैं एचआर वालों को इग्नोर कर सकता हूँ। भले ही एचआर हेड आके बैठेंगे आपके मीटिंग में समझने के लिए, पर मैं उनको इग्नोर कर सकता हूँ। वो डिसीजन मेकिंग में आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। होप यहाँ तक सबको क्लियर है। there's no issue, right? Everything is clear so far. Guys, you guys are Yes, having fun. yes, मजा आ रहा है, Pratik. समझ में आ रहा है? या Yes, Pratik. So ओके, far it's सो fine. परफेक्ट। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मैं लग रहा है कि वैल्यू ऐड हो रहा है कुछ। Yes. Yes, of course. ओके परफेक्ट, गला सूख जा रहा है मेरा, कोई बात नहीं। ओके, नाउ अब मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये 4 2x2 का फॉर्मूला में बता दिया कि किस टाइप के लोग होते हैं, क्या क्या होता है। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअल स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए, किसी कंपनी में जब आप B2B में सेल करने जाते हो, तो आपको किन किन टाइप के लोगों से आपका पाला पड़ेगा और वो कौन कौन होते हैं। सबसे पहला आता है इनिशिएटर। अब इनिशिएटर, आप ये समझो कि इनिशिएटर कौन होता है। कोई भी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब कोई भी कंपनी खरीद रही होती है, चाहे वो टाटा खरीदे, एवररेडी खरीदे, या ट्रैको खरीदे, या कोई भी कंपनी जब खरीद रही होती है, उसमें कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसने ये बोला होगा कि ये सोल्यूशन चाहिए हमें, ये सोल्यूशन लेके आते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, आपका इनिशिएटर कोई भी हो सकता है। वो सीईओ भी हो सकता है, आपका वॉचमैन भी हो सकता है, आपका डायरेक्टर भी हो सकता है, आपका सेल्स पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पर ये बंदा सबसे पहले आवाज उठाएगा कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तभी वो सोल्यूशन आपको आप उस कंपनी में बेच सकते हो। तो इनिशिएटर इज द पर्सन हु थिंक अबाउट दैट आइडिया। लेट्स टेक ए एग्जांपल ऑफ अ कंपनी वेयर 15 पीपल आर वर्किंग। 15 लोग वापस से काम कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा कंपनी नहीं ले रहा हूँ, छोटे लोग ले रहा हूँ। अब ये कंपनी क्या करती है, अकाउंटेंसी करती है। अकाउंटेंसी मतलब चार्टेड अकाउंटिंग फर्म है ये लोगों के अकाउंटेंसी को मैनेज करती है, सबके आईटी फाइल रिटर्न्स फाइल कर रही होती है। एंड इसमें क्या होता है कि एक आदमी है जिसने बोला कि हम बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि सबके फाइल्स को एक एक करके देख रहे हैं, उसने पिछले महीने में कितना खर्चा किया था, ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्यों ना हम एक सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो ये सारी चीजें हमें एक बार में ऐड करके बता दे कि कितने खर्चे उसने खाने में खर्च किए हैं, कितने पैसे उसने शॉपिंग में खर्च किए हैं, कितने पैसे उसने ट्रैवलिंग पे खर्च किए हैं, कितने उसने फ्लाइट के टिकट की, ये सारी चीजें क्यों ना करके लाया। तो ये आइडिया जिसने सोचा वो होता है इनिशिएटर। उसने लोगों को बोला कि ऐसे एक सॉफ्टवेयर लेके आते हैं। उसके बाद आता है बायर या डिसीजन मेकर। अब ये जो बायर होता है, ये एक्चुअल पैसा देता है आपकी कंपनी को, आपके सॉफ्टवेयर कंपनी को पैसा देता है। अब ये क्या होता है, द पर्सन हु टेक्स द who tasks to make the actual purchase, the person who decide what to buy। ठीक है,
अब ये मेनली आपके सीएक्सओज ही होते हैं। सीएक्सओज मतलब सीआईओ, सीटीओ, सीईओ, सीएमओ, सीओओ, ये लोग ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास अथॉरिटी होती है खरीदने की। अब एक बंदे ने बोला कि हम ये सॉफ्टवेयर लाते हैं जो हमारा जो भी ये अकाउंटेंसी वाला चीज है उसको ऑटोमेट करके दे देंगे। तो ये इनिशिएटर जाता है सीईओ के पास, वो बोलता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आते हैं। वो बोलते हैं बहुत बढ़िया। सीईओ बोलता है बहुत बढ़िया, अब हम इसको खरीदे हैं, ऐसे खरीद लेते हैं एक सॉफ्टवेयर को, आप ढूंढो कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मार्केट में है। ठीक है, तो वो होता है डिसीजन मेकर या बायर। उसके बाद आता है गेट कीपर। गेट कीपर आपका वॉचमैन है, जो आपको कंपनी में घुसने से रोक सकता है या जिसके पास सारे इंफॉर्मेशन होती है। अब वो कौन होगा? सो मे बी सीईओ का जो पीए है वो आपका गेट कीपर हो सकता है। मे बी जो यूजर है वो आपका गेट कीपर हो सकता है, जो आपको रेजिस्ट करता है, जिसके पास सारे एक्सेस होते हैं, जो आपको रोकने की कोशिश कर सकता है, वो होता है गेट कीपर। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे आपके डिपार्टमेंट हेड्स जो होते हैं वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं। जैसे ऑपरेशंस का ऑपरेशन हेड, सप्लाई चेन का सप्लाई चेन हेड। क्योंकि भले ही मैं कुछ भी बोलूं, मैं एज अ लॉजिस्टिक मैनेजर बोलूं कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए ट्रैकिंग का, पर मेरा सप्लाई चेन हेड जब तक नहीं बोलेगा, जब तक वो सीईओ को नहीं बोलेगा कि हम खरीदते हैं, तब तक वो नहीं खरीदेंगे। तो ये इन्फ्लुएंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपका फोकस इस इन्फ्लुएंसर एंड ये डिसीजन मेकर पे हमेशा होना चाहिए। आपको किसी भी कंपनी में जब आप डेमो दे रहे हो, मैं किसी भी कंपनी में जब डेमो दे रहा होता हूँ या मीटिंग करने ले जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कौन ऐसा पर्सन है जो इन्फ्लुएंसर है, कौन ऐसा पर्सन है जो मेरा पायलट बन सकता है। इसको पायलट बोलते हैं। पायलट इन द सेंस जो आपके जहाज को ड्राइव कर सकता है, जो आपके आपके एरोप्लेन को आगे लेके जाएगा। तो वो पायलट कौन बन सकता है? कौन इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यूजर्स, जिसके लिए सॉफ्टवेयर खरीदा जाता है। कभी भी डिसीजन मेकर वो सॉफ्टवेयर नहीं यूज करने वाला है। तो आपका सॉफ्टवेयर आपके यूजर्स करने वाले हैं, जो लास्ट पर्सन होते हैं वो यूज करने वाले हैं। तो उनको आप नहीं छोड़ सकते, उनको आपको ध्यान देना होगा। जब वो सॉफ्टवेयर आप बेच दिए, उसके बाद आपके यूजर्स के साथ तब वो कस्टमर सक्सेस का जिम्मेदारी हो जाता है कि कस्टमर सक्सेस बहुत ज्यादा ही उस पर ध्यान दे एंड उनको ऑन बोर्ड करे और उनको ध्यान दे के रिटेन करे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि सैस सेल के स्टेजेस क्या होते हैं। कौन कौन से स्टेजेस पे आपका सैस सेल्स हो रहा होता है किसी भी कंपनी को। तो अगर हम एग्जांपल ले, एक इसी इसी क्लास के एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों ने अभी हम जिस स्टेज पे हैं, वो आपका स्टेज है, वो है परचेस का, आपने खरीद लिया है। ठीक है, सबसे स्टेज वाइज में मैं थोड़ा सा ये डीप डाउन आ जाता हूँ। तो सबसे पहला स्टेज आता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का मतलब होता है जहां पे लोगों को पता लगता है कि मुझे ये चीज की जरूरत है, जहां पे मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सोल्यूशन मुझे चाहिए, और वो अवेयर होते हैं, वहां पे उनको पता चल रहा होता है। अगर मैं आपसे 5 साल पहले बोलता कि आप 5 साल 10 साल पहले अगर मैं बोलता कि आपके मोबाइल में मैं एक ऐसा ऐप दे दूंगा जिसको आप क्लिक करेंगे और आपके पास गाड़ी आ जाएगी, आप बोलते इसकी तो जरूरत ही नहीं मुझे, ये क्या ही है, मैं तो ऐसे हाथ दिखाता हूँ, कुछ टैक्सी रुक जाती है, मैं बैठ जाता हूँ। तो तब आप अवेयर नहीं थे कि ऐसा सोल्यूशन की जरूरत है आपको। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी कंपनी, कि वो अवेयरनेस होनी चाहिए उनमें कि वो उनको ये सॉल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए। आप जाके किसी भी कंपनी को नहीं बेच सकते अगर वो अवेयर नहीं है तो। ठीक है, अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट। अवेयरनेस है, उनको पता चल गया कि ऐसी चीजें हैं और इसकी जरूरत है, पर उनका इंटरेस्ट नहीं है। कुछ भी रीजन हो सकता है, पैसे नहीं है उनके पास, या अभी वो बहुत छोटे लोग, बहुत छोटी कंपनी है जिनमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही लोग काफी सारे काम कर रहे होते हैं, या शायद ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी बंद होने वाली हो या कुछ भी हो, तो इंटरेस्ट नहीं हो, तो इंटरेस्ट में भी नहीं आप बेच सकते। तो सबसे पहला स्टेज आता है अवेयरनेस, जहां पे कंपनी को पता चलता है कि ऐसे सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। सेकंड आता है इंटरेस्ट, जहां पे उसको इंटरेस्ट आता है खरीदने में, सैस सोल्यूशन को खरीदने में इंटरेस्ट आता है। उसके बाद आता है कंसिडरेशन। अब ये स्टेज के बाद ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस आ गई, इंटरेस्ट आ गया, अब वो कंसीडर करते हैं सॉफ्टवेयर खरीदने का। अब आप ये मत समझ लो कि अगर वो कंसीडर कर रहे हैं तो आपको ही कर रहे हैं। दिस इज वेरी, यहीं पे लोग बहुत ज्यादा क्या कहूं मैं, बहुत ज्यादा ही गुमराह हो जाते हैं, जहां पे उन्हें लग रहा होता है
कि कोई कंपनी से अगर वो बात करे और वो कंपनी बोलती है कि मैं आपके सोल्यूशन को खरीदने का सोच रहा हूँ, तो उनको लगता है कि मेरा ही सोल्यूशन बिकने वाला है। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई क्लाइंट, जब भी आपका B2B कोई क्लाइंट कंसीडर करता है किसी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को खरीदने का, तो वो एक साथ अलग अलग चीजों के बारे में कंसीडर कर रहा होता है। वो मे बी आपके कॉम्पिटिटर के बारे में बात कर रहा हो सकता है, मे बी आपके कॉम्पिटिटर के बारे में सोच रहा हो सकता है, मे बी वो किसी और तरीके से, मे बी वो सोच रहा होता है कि कैसे मैं मैनुअली करके एक्सेल में सारे काम करके निपटा दूं, मे बी मैं कैसे एक दो लोगों को और बढ़ा के निपटा दूं। तो वो कंसीडर कर सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एंड देन थर्ड आता है परचेज, और फोर्थ आता है परचेज, जहाँ पे ये तीनों स्टेज पार हो गए, अवेयरनेस का, इंटरेस्ट का, कंडीशन कंसिडरेशन का। उसके बाद आता है परचेज, जहाँ पे एक्चुअल परचेज होती है, लोग खरीदते हैं एंड खरीदने के बाद पैसे देते हैं और आपसे ले लेते हैं। परचेज के बाद आता है पोस्ट परचेज। ये विद इन इमीडिएटली ये होता है, जैसे परचेज किया उसके बाद ही पोस्ट परचेज आ जाता है। अब कैसे हो गए पोस्ट परचेज? आप बोलोगे ये रीपरचेज क्यों नहीं है, अपसेलिंग क्यों नहीं है, ये पोस्ट परचेज कैसे हो गया? तो ये क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, ठीक है, अब सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद ही मैंने संग संग उसके साथ इंटीग्रेशन का कुछ खरीदा, या मैंने कुछ और चीजें खरीदी। अगर मैं एग्जांपल दूं, लेट्स से मैंने एक एक हमारा यूट्यूब का मैंने एड रिमूवल का एक सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, वो परचेज किया। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं एड रिमूव भी कर दे रहा हूँ, तो मैं अगर मोबाइल का स्क्रीन लॉक कर देता हूँ फिर भी यूट्यूब बंद हो जा रहा है वीडियो। तो मैंने संग संग क्या किया, एड रिमूवल तो खरीदा, उसके साथ साथ मैंने वो जो बंद होने वाला है, मतलब अगर मेरा मोबाइल का स्क्रीन बंद करता हूँ फिर भी वो वीडियो चले, वो सोल्यूशन भी खरीद लिया। तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट परचेज, मतलब आपने कुछ और बेचा और संग संग उस विद इन अ 1 मंथ और विद इन अ 2 मंथ कोई और सोल्यूशन भी बेच दिया। दैट इज कॉल्ड पोस्ट परचेज। तो क्लाइंट जब परचेज कर लेते हैं तो पोस्ट परचेज में भी आ जाता है, पोस्ट परचेज भी कर सकता है। अब ये स्टेज जो है वो बहुत ट्रिकी है, स्किप भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर परचेज हुआ है तो पोस्ट परचेज होगा भी, वो नहीं भी हो सकता है। एंड देन आता है रीपरचेज। रीपरचेज सेम अपसेलिंग होती है, जहां पे क्लाइंट ने कुछ यूज कर लिया, कुछ टाइम के बाद उससे आपसे और कुछ खरीदने का सोच रहा है, या आपने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एंड फिर उसको आपने बेच दिया। इन सारे स्टेजेस में एक चीज कॉमन है, वो है इंटेंशन टू बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में अगर इंटेंशन टू बाय नहीं है, तो भले अवेयरनेस उनके अंदर आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, कंसीडर कर ले, या वो परचेज कर ले, पोस्ट परचेज कर ले, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। तो जब तक इंटेंशन टू बाय नहीं आएगा तब तक वो उस चीज के बारे में पता भी नहीं करेगा, अवेयर भी नहीं होगा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, फिर वो किसी और बाकी सॉफ्टवेयर के कंपनीज को कंसीडर भी नहीं करेगा, एंड फिर उसके बाद वो परचेज भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज में इंटेंशन टू बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये सारी चीजें होती हैं। अब अब हमारे पास है कि आपके लिए असाइनमेंट है। जिन्होंने लास्ट वीक का असाइनमेंट नहीं किया है, आई विल प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू आप असाइनमेंट करके मुझे भेज दो। वो असाइनमेंट मैंने बता दिया था आपको। अब उसी असाइनमेंट का अगला वर्जन है कि आपको फाइंड आउट करना है, दो फाइंड आउट करेक्ट पीओसी ऑफ कंपनी जो आपने लास्ट असाइनमेंट में दो कंपनी पता करी थी, उनके उन कंपनियों के लिए जो क्लाइंट आप ढूंढ रहे हो, उनके लिए दो पीओसी, दो उन कंपनियों के पीओसी फाइंड आउट करो। पीओसी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करो कंपनीज में। हाउ विल यू अपसेल? अब आपने जब पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट ये कर लिया, आप समझो कि वो कंपनी ऑलरेडी यूज करे आपका सोल्यूशन, तो उनको आप अपसेल कैसे करोगे, ठीक है? एंड आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि वो लोग अगर रीपरचेज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये 3 असाइनमेंट रहेगी, प्लीज आप कर लेना। अब मुझे बताओ कि आपके लिए, आपके मन में क्या सवाल है? किसी भी पॉइंट में अगर कोई सवाल है, या आप चाहते हो मैं वापस से एक्सप्लेन करूं, आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो मुझे बताओ, मैं आपको क्लियर करके भेज दूंगा, प्लीज। Hello, Pratik. या हाय सोनस। Hi. Actually, I missed the previous class. So, Uh, okay. So what I will do, I mm, guess you also joined late today. So I'll send you the today entire recording. I also explained uh, today कि last class में क्या हुआ था. So I'll mhm. send you the recording of today's class, and you might have the like last class का previous data जो भी discussion होता है, you'll get it. Okay. Yeah. Means today beginning you discuss about the last class, right?
Yeah. Today also I discussed about the last class. Okay, sure. Perfect. Anything else in this entire class, like today's class? Anything you wanted to know? Who are the target POC and anything? Uh, what is the average period of sales, like the buying journey, average period of buying journey in the sales? Okay, so those are so average is basically 90 days, right? In next class we will discuss that only. So Okay. in next class we have a set of few questions, right? So uh, in next class we will discuss SaaS sales life cycle, how to generate leads, tools for generating leads, cold calling and cold emailing. So apart from that, so today we have discussed about enterprise sales क्या होता है, right? कौन कौन लोग होते हैं enterprise sales में, why enterprise sales is difficult, right? And then next class we will discuss all these things कि SaaS sales का life cycle क्या होता है, how that goes, funnels कैसे होते हैं, right? What are the filters and then lead कैसे generate होती है, all these things we will discuss in the next class, Okay. Okay, sure. right? Thank you. Yes. Welcome. Anyone else? Anything else you guys wanted to know? Okay, perfect then. So, should we Hello, Pratik. wrap up? Yeah, I yeah, have another doubt. yeah. What percentage of target is filled by the inbound and outbound, like cold calling, all those? In what percent is filled by target is filled by outbound call and filled by inbound Okay. through marketing? Okay. So, this percentage depends on a client and solution and companies, right? So this is Mhm. very good question. So in my company where I'm working in Traco, entire my leads which is coming is basically inbound. We don't do outbound. Entire leads is inbound. Our marketing team is very strong and we are doing all those things. Most of the companies inbound lead is very less, even 0 or 2 or 3 in a month, right? So most of the time you have to do outbound. Whatever I will discuss in next class, how to generate lead and everything, that will be in prospect of outbound only. Cause outbound required most of the skills. Inbound is very easy. You are getting lead, you are talking, that's all. Yeah. That is not your role. The marketing team have bigger role in inbound, right? So we will have a discussion and we will learn about the outbound process. Okay. Because I heard that only 15 to 20% is filled by cold calling or cold emailing. So again, that is depend. Even maybe 80% also can be done by cold calling and emailing, right? And in some companies, 100% is totally depending on inbound. You don't have to do any cold call and cold email, Yeah. right? Thank you. Thank you for information. But one more thing, I just forgot. Like you guys are comfortable in Hindi, na? I'm keeping most of the part in Hindi. हाँ हाँ हिंदी भी चलता है ठीक है guys. मेरे लिए ठीक तो है चलता guys. है आई डोंट नो Okay. हाँ. बाकी लोग के लिए I guess चलता ही होगा. Okay. So ठीक है. Then we will wrap up and I'll send you the assignment and mail and then see you Can you tomorrow. please share Yeah, slides? Swapnil. Yeah. Can you please share the slides which you have Yeah, explained? definitely. I'll share the slide and I'll also share this entire recording. Definitely, no problem then. Okay, okay. Okay. Then see you guys tomorrow. Bye bye. Have a great day. Keep selling. Okay, bye. Bye bye. बाय Bye बाय प्रदीप everyone. बाय एवरीवन Bye.